हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। आज है 27 जनवरी 2026 और हम द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में कवर करेंगे। फॉर ऑल आर सीरियस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको इन एडिटोरियल्स पर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो इन एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट, सेंटेंस को समझिए और फिर उसे 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। So, let's get started with our first editorial. इसका टाइटल है Mind the Time on the Financial Burden of India's Aging Population. समय का ध्यान रखें भारत की वृद्ध होती आबादी के वित्तीय बोझ पर। And the subtitle is India needs public funded geriatric care to take care of its elderly. भारत को अपने बुजुर्गों की देखभाल के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वृद्ध देखभाल की आवश्यकता है। जेरियाट्रिक का मतलब होता है वृद्ध लोगों से संबंधित, खासकर उनकी स्वास्थ्य सेवा से। लेट्स बिगिन। While India is often celebrated for its demographic dividend, जबकि भारत को अक्सर उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए सराहा जाता है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ या फायदा, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वो आर्थिक लाभ जो किसी देश को उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन के ज्यादा होने से मिलता है। Its states are undergoing a significant but uneven demographic transition. इसके राज्य एक महत्वपूर्ण लेकिन असमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहे हैं। According to a new RBI report, RBI की एक नई रिपोर्ट के अनुसार केरल और तमिलनाडु 2036 तक वृद्ध होते राज्य बन जाएंगे, because their elderly populations will exceed 22% and 20% respectively, क्योंकि उनकी बुजुर्ग आबादी क्रमशः 22% और 20% से अधिक हो जाएगी। On the other hand, दूसरी ओर, the working age populations of Bihar, उत्तर प्रदेश and Jharkhand will continue to rise beyond 2031. बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की कामकाजी उम्र की आबादी 2031 के बाद भी बढ़ती रहेगी। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ऑक्यूपाई द मिडिल ग्राउंड। कर्नाटक और महाराष्ट्र बीच की स्थिति में है। बैलेंसिंग ग्रोथ विद द ऑनसेट ऑफ एजिंग प्रेशर, जो विकास और बढ़ती उम्र के दबाव की शुरुआत के बीच संतुलन बना रहे हैं। In response, the RBI has advised aging states to rationalize their subsidies. इसके जवाब में RBI ने वृद्ध होते राज्यों को अपनी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी है। To afford rising pension costs, ताकि वे बढ़ते पेंशन खर्चों को वहन कर सकें। And youthful states to invest heavily in human capital. और युवा राज्यों को मानव पूंजी में भारी निवेश करने की सलाह दी है। But how mindful is the RBI's fiscal advice of the political undertones? लेकिन RBI की वित्तीय सलाह राजनीतिक बारीकियों का कितना ध्यान रखती है? Southern states having successfully tamed population growth, दक्षिणी राज्य जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, face a double whammy, उन्हें दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। लोअर सेंट्रल टैक्स डेवल्यूशन, क्योंकि वित्त आयोग के सूत्रों में जनसंख्या को दिए गए महत्व से अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को फायदा मिलता है। यहाँ डेवल्यूशन का मतलब है शक्तियों या फंड्स का हस्तांतरण। प्लस लोअर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू द अपकमिंग डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, और साथ ही आगामी परिसीमन अभ्यास के कारण संसद में कम प्रतिनिधित्व। On the other hand, दूसरी ओर, while the youthful states have a window of opportunity to boost growth using a larger workforce, जबकि युवा राज्यों के पास एक बड़ी कार्यबल का उपयोग करके विकास को बढ़ावा देने का अवसर है, the share of their spending on education has stagnated or declined. शिक्षा पर उनके खर्च का हिस्सा या तो स्थिर हो गया है या घट गया है, and the question of employability persists, और रोजगार पाने की क्षमता का सवाल बना हुआ है। These people will also enter the workforce at a time of manufacturing automation and AI in industry. ये लोग उस समय कार्यबल में प्रवेश करेंगे जब उद्योग में विनिर्माण स्वचालन और AI का दौर होगा। So the RBI's suggestion to boost labor-intensive sectors, इसलिए RBI का श्रम गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का सुझाव may leave these states vulnerable to the possibility of aging before they get rich. इन राज्यों को अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा होने की संभावना के प्रति vulnerable बना सकता है। वल्नरेबल का मतलब है असुरक्षित या जिसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता है।
Research has shown that aging in India disproportionately affects women. शोध से पता चला है कि भारत में उम्र बढ़ने का असर महिलाओं पर असमान रूप से ज्यादा पड़ता है, who often live longer but with fewer financial assets, जो अक्सर ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं लेकिन कम वित्तीय संपत्ति के साथ. The RBI's focus on workforce policy overlooks the majority of elderly women who were never in the formal workforce. RBI का वर्कफोर्स नीति पर ध्यान उन अधिकांश बुजुर्ग महिलाओं को नजरअंदाज करता है जो कभी भी औपचारिक वर्कफोर्स में नहीं थी and thus have no pension, और इसलिए उनकी कोई पेंशन नहीं है. The RBI model also assumes some level of family support. RBI का मॉडल कुछ स्तर के पारिवारिक समर्थन को भी मानकर चलता है, but with migration and nuclear families becoming the norm, लेकिन प्रवासन और एकल परिवारों के आम हो जाने से the informal safety net is collapsing. ये अनौपचारिक सुरक्षा जाल ढह रहा है. Ultimately, the demographic transition cannot be managed by fiscal changes alone. अंततः जनसांख्यिकीय परिवर्तन को केवल वित्तीय परिवर्तनों से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है. First, a new industrial policy is needed. पहला, एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता है. To create jobs and mass in new sectors like green energy and the care economy, ताकि हरित ऊर्जा और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे नए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा की जा सकें. Second, the youthful states must build healthcare and pension services now. दूसरा, युवा राज्यों को अभी स्वास्थ्य सेवा और पेंशन सेवाएं बनानी होंगी to avoid fiscal shocks if and when the replacement fertility rate drops, ताकि प्रतिस्थापन प्रजनन दर में गिरावट आने पर वित्तीय झटकों से बचा जा सके. Third, for most of India's elderly, the future looks less like graceful aging and more like financial dependency. तीसरा, भारत के अधिकांश बुजुर्गों के लिए भविष्य गरिमामय वृद्धावस्था जैसा कम और वित्तीय निर्भरता जैसा अधिक दिखता है. Unless the state drastically expands social pensions, जब तक कि राज्य सामाजिक पेंशन का भारी विस्तार नहीं करता. But this directly contradicts the RBI's call for fiscal consolidation. लेकिन ये सीधे राजकोषीय समेकन के लिए RBI के आह्वान का खंडन करता है. Finally, without a massive expansion of public geriatric care, अंत में सार्वजनिक वृद्ध देखभाल के बड़े पैमाने पर विस्तार के बिना, the graceful aging that the report envisions will be available only to the wealthy. वो गरिमामय वृद्धावस्था जिसकी रिपोर्ट कल्पना करती है, केवल अमीरों के लिए ही उपलब्ध होगी. Envisions का मतलब है भविष्य की कल्पना करना. So that was the first editorial. Now let's talk about its tone. The tone of this editorial is analytical and critical. ये analytical है क्योंकि ये RBI की रिपोर्ट के डेटा को तोड़कर अलग-अलग राज्यों की demographic situation को analyze करता है. और ये critical है क्योंकि ये RBI की सलाह की आलोचना करता है, ये बताते हुए कि कैसे ये सलाह दक्षिणी राज्यों के political और economic challenges और महिलाओं की स्थिति जैसी important realities को नजरअंदाज करती है. Okay everyone, एक छोटा सा ब्रेक. Are you struggling to remember English vocabulary, idioms and phrases, phrasal verbs? तो आपके लिए स्कोर क्लेवर ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर. इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप चीजें एक बार पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे. गो चेक इट आउट. ऑल्सो, ये पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस, सो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. All right, let's move to our second editorial for today. The title is March of the Republic on India's 77th Republic Day and the President's Speech. गणतंत्र की प्रगति, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस और राष्ट्रपति के भाषण पर. And the subtitle is While celebrating achievements, the government must not ignore challenges. उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए सरकार को चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. Let's start reading. President Draupadi Murmu reflected on India's democratic and development journey on the eve of India's 77th Republic Day. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा पर विचार व्यक्त किए. Her emphasis was rightly on the self-reliance of the country in all fields. उनका जोर सही मायनों में सभी क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता पर था.
and India's role as a messenger of peace and stability in a world that is increasingly fractious. और एक ऐसी दुनिया में शांति और स्थिरता के दूत के रूप में भारत की भूमिका पर जो तेजी से फ्रैक्शियस होती जा रही है। फ्रैक्शियस का मतलब होता है झगड़ालू या कलहप्रिय। Ms. Murmu highlighted recent national achievements and touched upon political and cultural themes that are currently the priorities of the center. सुश्री मुर्मू ने हाल की राष्ट्रीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और उन राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर बात की जो वर्तमान में केंद्र की प्राथमिकताएं हैं। She noted that the national song वंदे मातरम was a lyrical national prayer. उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक गीतात्मक राष्ट्रीय प्रार्थना था, even as the country celebrates the 150th anniversary of its composition, जबकि देश इसकी रचना की 150वीं जयंती मना रहा है, and also paid tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, whose 150th birth anniversary was celebrated recently, जिनकी 150वीं जयंती हाल ही में मनाई गई, for his role in unifying the nation, राष्ट्र को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए। The Commander-in-Chief also hailed the success of Operation Sindoor. Commander-in-Chief ने Operation Sindoor की सफलता की भी सराहना की, which involved precision strikes against terror infrastructure, जिसमें आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक हमले शामिल थे, and credited it to India's growing self-reliance in defense, और इसका श्रेय रक्षा में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिया। The president said India's progress towards becoming the third largest global economy was well on track. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रगति सही रास्ते पर है, and commended economic reforms such as GST and the new labor codes, और उन्होंने आर्थिक सुधारों जैसे GST और नई श्रम संहिताओं की सराहना की। She noted the great strides achieved by the country's women in fields ranging from agriculture to space. उन्होंने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्रों में देश की महिलाओं द्वारा हासिल की गई बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख किया, and their critical role as voters, और मतदाताओं के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी। Farmers, sanitation workers, teachers, scientists and healthcare professionals also found special mention in the president's speech. किसानों, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों का भी राष्ट्रपति के भाषण में विशेष उल्लेख किया गया। The president invoked the idea of constitutional nationalism. राष्ट्रपति ने संवैधानिक राष्ट्रवाद के विचार का आह्वान किया। Republic Day celebrations are an annual occasion to revisit the ideals of the Constitution. गणतंत्र दिवस समारोह संविधान के आदर्शों पर फिर से विचार करने का एक वार्षिक अवसर है, and to review its progress in principle and practice, और सिद्धांत और व्यवहार में इसकी प्रगति की समीक्षा करने का। Cataloguing the achievements of the country is motivating, but also essential on such occasions is self-reflection. देश की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करना प्रेरक है, लेकिन ऐसे अवसरों पर आत्मचिंतन भी आवश्यक है। Economic growth or military prowess are not the sole markers of progress for any nation. आर्थिक विकास या सैन्य प्रावस किसी भी राष्ट्र की प्रगति के एकमात्र निर्धारक नहीं है। प्रावस का मतलब होता है असाधारण कौशल या बहादुरी। Singing paeans to the Constitution is one thing. Paeans का मतलब होता है प्रशंसा या विजय के गीत यानी स्तुतिगान। But delivering on its principles by protecting the rights of citizens and discharging the duties of the state is quite another. लेकिन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके और राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करके इसके सिद्धांतों को पूरा करना बिल्कुल दूसरी बात है। The state in its self-congratulatory posture, राज्य अपनी आत्म बधाई वाली मुद्रा में, जैसा कि राष्ट्रपति के भाषण में परिलक्षित हुआ, must not ignore the many struggles of the citizenry that persist even in the 80th decade of the Republic. उसे नागरिकों के उन कई संघर्षों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो गणतंत्र के 8वें दशक में भी बने हुए हैं। Civilizational pride cannot be a ruse to overshadow the material questions of the present. सभ्यता का गौरव वर्तमान के भौतिक प्रश्नों पर पर्दा डालने का एक रूज नहीं हो सकता। रूज का मतलब होता है एक चाल या धोखा। Republic Day celebrates the ideals of the Constitution. गणतंत्र दिवस संविधान के आदर्शों का जश्न मनाता है।
Sectarian politics, the weakening of the federal character of the republic, and corruption should not be allowed to undermine those ideals. सांप्रदायिक राजनीति, गणतंत्र के संघीय चरित्र का कमजोर होना और भ्रष्टाचार को उन आदर्शों को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. And that brings us to the end of the second editorial. Now about its tone. ये tonally critical yet balanced है. ये बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रपति के भाषण के पॉजिटिव पॉइंट्स को जैसे देश की उपलब्धियों को एक्नॉलेज करता है, लेकिन ये क्रिटिकल भी है क्योंकि ये सरकार को आगाह करता है कि केवल अपनी तारीफों के पुल न बांधें. एडिटोरियल का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ देश के सामने जो रियल चैलेंजेस है, जैसे नागरिकों के अधिकार, संघीय ढांचे का कमजोर होना, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. And with that we conclude our analysis for today. But wait, don't go anywhere. Are you ready for some real action? Join the Editorial Vocab League on our Telegram channel. ये है Editorial Vocab का IPL. रोज शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल्स के वोकैब पर एक लाइव क्विज होस्ट करते हैं. मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. So what are you waiting for? Join the Vocab League now. Joining link is in the description below. This is your host Neha signing off from Score Clever. Keep learning and I'll see you tomorrow.